अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं गहरी खोज। दोस्त, हम पिछली वीडियो में अपने 3 घरों पर बात कर चुके हैं और ये हमारा आखिरी घर है। हमारे इस आखिरी घर के लोगों का मानना है जो भी कुछ हम देख रहे हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो या आसमान में, ये सब कुछ किसी अल्लाह ने नहीं बनाया है। ये सब कुछ किसी के बनाने से नहीं बना, खुद बना है। और कहते हैं यह मानने का कोई कारण ही नहीं है कि यूनिवर्स बनाया गया था। आइए जानते हैं कि ये यूनिवर्स खुद बना है या इसके बनने के पीछे एक प्लानिंग करता निर्माता का हाथ है। हमने निशानियाँ खोल खोल कर बयां कर दी हैं उन लोगों के लिए जो खबर रखते हैं। हम जब तारों को देखते हैं तो सब तारे हमें अपनी अपनी जगह पर रुके हुए दिखते हैं। दोस्तों, ये बात है पुरानी। 1576 एस्ट्रोनॉमर थॉमस डिगेस ने कॉस्मोलॉजिकल मॉडल बनाया। सर थॉमस डिगेस इस नतीजे पर पहुंचे कि यूनिवर्स अनंत है और इसमें तारे अपनी अपनी जगह और दूरियों पर रुके हुए हैं और यूनिवर्स इटर्नल है, यानी इसकी कोई शुरुआत नहीं है और ना ही इसका कोई अंत है। यूनिवर्स हमेशा से था और हमेशा रहेगा। फिर 1576 के बाद 1917 में, यानी 341 साल बाद, थॉमस डिगेस कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के उलट सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1917 के दौरान अपनी जनरल रिलेटिविटी में एक शब्द ऐड किया, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। इसमें सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया यूनिवर्स टेम्परेली फानाइट है, यानी यूनिवर्स अनंत है लेकिन कुछ वक्त के लिए। और दूसरा ये कि यूनिवर्स ज़मीनी तौर पर फानाइट है, यानी यूनिवर्स का जो आकार है या ये जहाँ तक भी मौजूद है उससे आगे नहीं बढ़ रहा, अपनी जगह पर महदूद है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टैटिक यूनिवर्स थ्योरी कहलाती है, यानी यूनिवर्स अपनी जगह पर स्थिर है। फिर 1917 के 10 साल बाद 1927 में बेल्जियम के कैथोलिक पादरी जॉर्ज लिमार्टे ने बेल्जियम में एक किसी का ध्यान नहीं जाने वाला पेपर पब्लिश किया, जिसमें एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, विस्तार करने वाले यूनिवर्स के मामले में इक्वेशन ऑफ जनरल रिलेटिविटी का एक मजबूर कर देने वाला समाधान था। दोस्तों, उनका समाधान यूनिवर्स के एक्सपेंड होने का था। वैज्ञानिकों को लिमार्टे की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उस वक्त ये बहुत हैरानी की बात थी। और हो भी क्यों ना, आखिर काफ़ी लंबे समय से स्टैटिक यूनिवर्स की धारणा चली आ रही थी। फिर इसके 2 साल बाद 1929 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने सुपर टेलीस्कोप को बनाने के बाद पूरा माहौल ही बदल डाला। हबल ने एक पेपर पब्लिश किया। उन्होंने बताया ना कि केवल आकाश गंगाएं मिल्की वे से दूर जा रही थीं, बल्कि दूर की आकाश गंगाएं भी तेजी से दूर जा रही थीं। सर एडविन हबल ने जॉर्ज लिमार्टे की थ्योरी को फैक्ट में बदल दिया। फिर सर अल्बर्ट आइंस्टीन एडविन हबल के घर जाते हैं और उनकी सुपर टेलीस्कोप से देखते हैं कि वाकई आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही थीं। तभी अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी स्टैटिक यूनिवर्स थ्योरी को रद्द कर दिया। सर जॉर्ज लिमार्टे ने एक चौंकाने वाली थ्योरी और पेश की। सर लिमार्टे ने कहा कि पूरा यूनिवर्स शुरुआत में एक सिंगल पार्टिकल था, एक शुरुआती एटम। इसमें हुए विस्फोट से ही यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और आज तक जारी है। यूनिवर्स एक धमाके के साथ शुरू हुआ, बेतुका लग रहा था। कुछ सालों बाद बिग बैंग थ्योरी पर सवाल उठने शुरू हो गए। वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी पर खूब सवाल उठाए और कुछ ने मजाक भी उड़ाया कि आखिर ये कैसी थ्योरी है, इतना बड़ा यूनिवर्स जो बेइंतहा बड़ा और इसकी हद का कोई हिसाब ही नहीं है। ये एक छोटे से एटम के अंदर था और इसके फटने से ही यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। दोस्तों, ये एक ऐसी थ्योरी है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था और इसने यूनिवर्स की शुरुआत का सवाल भी खड़ा कर डाला था। और फिर मैदान में आए कुछ वैज्ञानिकों ने 1948 में बिग बैंग थ्योरी को ख़त्म करने के लिए एक आसान सी और समझ में आ जाने वाली थ्योरी पेश की। ब्रिटिश वैज्ञानिक सर हरमन बॉन्डी, सर थॉमस गोल्ड, सर फ्रेड होयल, इन्होंने एक स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रस्ताव रखा। क्योंकि हबल ने पहले ही देख लिया था कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए सर हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड ने मैटर के हमेशा बनने का प्रस्ताव रखा। कुछ भी नहीं से बने हाइड्रोजन परमाणु मिलकर आकाश गंगाएं बनाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु कुछ भी नहीं से बने हैं। दोस्तों, कुछ भी नहीं वो चीज़ है जब आप अपने कज़न के साथ मार्केट में घूम रहे होते हैं और आप उससे कहते हैं क्या खाएगा, तो वो कहता है कुछ नहीं। फिर आप कहते हैं कुछ नहीं तो यहाँ नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, मैंने तो कह दिया था जब यहाँ कुछ नहीं मिलता तो आप क्या खिलाओगे। फ्रेड होयल को ऐसा लग रहा था कि बिग बैंग को चुनौती दी जानी चाहिए इसके मुकाबले के तौर पर, क्योंकि इसने उस शुरुआती सवाल को खोल दिया है कि यूनिवर्स की शुरुआत थी
तो इससे पहले क्या था? कुछ भी नहीं से बने हाइड्रोजन परमाणु जैसे जैसे बनते गए बहुत अधिक मैटर अस्तित्व में आया, जिससे पूरे यूनिवर्स को एक बैलेंस सेट में रखा गया। इसकी कोई शुरुआत नहीं थी और कोई अंत नहीं। यूनिवर्स बस हमेशा के लिए आ गया, हमेशा बढ़ रहा है, हमेशा एक ही रहता है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में अधिक मैटर अस्तित्व में आया है। लेकिन फिर एक सवाल उठ पड़ा कि ये कुछ नहीं से बनने वाले नए मैटर कहाँ थे? हम इसे बनते हुए क्यों नहीं देख सकते? इन्होंने कहा कि इसे समझाने के लिए एक नई थ्योरी बनानी होगी, लेकिन दोस्तों इन्होंने नई थ्योरी का सुझाव नहीं दिया। बहुत से कॉस्मोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी का बचाव किया, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। 1964 में अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक अर्नो एलन पेंजियास और रेडियो एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट विड्रो विल्सन ने CMBR कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की अनजाने में एक बड़ी खोज की। ये CMB यूनिवर्स की शुरुआत यानी बिग बैंग का ऐतिहासिक सबूत बना। CMB की खोज ने अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन खोजकर्ताओं को 1978 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग के समय से बची हुई माइक्रोवेव रेडिएशन यानी हॉट तरंगे हैं। जब यूनिवर्स का जन्म हुआ तो ये तेजी से विस्तार कर रहा था और ठंडा होता गया। यूनिवर्स आज भी विस्तार कर रहा है। CMB बिग बैंग से निकलने वाली गर्मी को बताता है। इस तरह CMB रेडिएशन बिग बैंग का पक्का सबूत बनी। और इससे एक कदम आगे WMAP विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब, ये नासा का स्पेसक्राफ्ट था, 2001 से 2010 तक संचालित, जिसने कॉस्मिक माइक्रोवेव स्पेस के तापमान के अंतर को मापा। और यही वो स्पेसक्राफ्ट है जिसने ब्रह्मांड की उम्र को 13.8 अरब साल बताया है। हम जैसे जैसे यूनिवर्स की गहराइयों में झांकते गए, हमारी सच्चाई भी लगातार बड़ी से बड़ी होती गई। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी आज वहीं नहीं खड़ी है जहां पहले थी। वैज्ञानिक आज एक ऐसी जगह आ खड़े हो गए हैं जहां इन्हें होना ही था, चाहे अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी के बगैर, क्योंकि आज हम एटम की गहराई तक पहुंच गए हैं। एटम से भी छोटे पार्टिकल मौजूद हैं, प्रोटॉन, जो कि खुद ऐसी चीज से बने हैं जो खुद इससे भी छोटे हैं, क्वार्क। इसलिए वैज्ञानिक आज उस शुरुआती एटम के बजाय एक ऐसे कण को शुरुआती हिस्सा मानते हैं जो अपने आकार में सबसे आखिरी हिस्सा हो, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस कण के छोटे होने की कोई सीमा नहीं थी। ये असीम रूप से छोटा, बहुत गर्म और डेंस ठोस था, सब कुछ इसमें मौजूद होने की वजह से। और फिर वो हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग से अस्तित्व में आए स्पेस, टाइम, एनर्जी और मैटर। जिस शुरुआती कण में बिग बैंग हुआ, उस कण से पहले न ही कोई स्पेस जगह थी और न ही समय। यानी ये शुरुआती कण किसी जगह या समय में नहीं था, क्योंकि जगह और समय इस कण से ही अस्तित्व में आए हैं। तो ये सबसे पहला कण किस जगह पर था? किसी भी जगह पर नहीं। पूरा यूनिवर्स बगैर किसी कारण के ही अस्तित्व में आया है। कुछ भी नहीं से सब कुछ बना। वैज्ञानिक आज यहीं खड़े हैं और आपने इन्हें कहते हुए सुना होगा, एवरीथिंग कम फ्रॉम नथिंग। सब कुछ भी नहीं से आया है। ये बात हमारे इस आखिरी घर वालों के लिए खुशी की हो सकती है कि ये यूनिवर्स किसी ने नहीं बनाया, खुद बना है। लेकिन साइंस तो हमें बताती है कि हर इफेक्ट का कॉज होता है। तो ये सब कुछ किस कारण से अस्तित्व में आया है? इसका जवाब उसने दिया जिसने यूनिवर्स की शुरुआत ऐसे कारण से की जो नेचुरल लॉ से बाहर का कारण है। दोस्तों, साइंस नेचर में मौजूद नियमों को जानने का नाम है। और आप जानते हैं, साइंस एक सब्जेक्ट है जो हमेशा से नहीं था, लेकिन नेचुरल लॉ तब से है जब से यूनिवर्स की शुरुआत हुई है। आपको कुरान में बहुत सी आयतें मिलेंगी जिनमें अल्लाह ताला नेचुरल लॉ पर गौर फिक्र करने के लिए कह रहे हैं कि तुम गौर नहीं करते चीज़ें कैसे बनी हुई हैं, कैसे काम कर रही हैं। ये सब कुछ खुद नहीं बन गया है। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है सब उसी का है। कुरान में अल्लाह ताला ने अपने काम करने का तरीका बताया है कि कैसे वो चीज़ों को बनाने की शुरुआत करता है। उसका मामला तो यह है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, तो बस वही हो जाती है। अल्लाह ताला काम की प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को नज़र में रखकर उससे कहते हैं कि हो जा, तो बस वही हो जाता है। अल्लाह का हुक्म ही वो कारण है जो हर चीज़ के बनने का कारण बना। इस आयत से हमने जाना कि कोई चीज़ कुछ नहीं से कैसे बनती है। और अब हम उन आयतों की तरफ चलते हैं जिनमें अल्लाह ताला ने यूनिवर्स की पैदाइश यानी शुरुआत को बताया है। दोस्तों, 1576 से 1978 तक इन 402 साल की खोज से हमने जाना कि यूनिवर्स हमेशा से नहीं था, इसकी एक शुरुआत थी। अल्लाह ताला यूनिवर्स की शुरुआत को बहुत पहले ही बता चुके हैं। आप जानते हैं कि कुरान इन 402 सालों से काफ़ी पुराना है। एक्चुअल में तो वैज्ञानिकों ने हमें
1931 में यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में बताया। यानी इस डिस्कवरी को तो अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए और अल्लाह के पैगाम को 1450 साल होने जा रहे हैं। और कुरान से भी पुरानी किताबों में भी यूनिवर्स की शुरुआत की आयतें हैं। हमने इस आसमान और ज़मीन को और जो चीज़ें इनके बीच हैं बेमकसद पैदा नहीं की हैं। ये तो उन लोगों का ख्याल है जिन्होंने इनकार किया है। यानी ये यूनिवर्स और ज़मीन और इनके बीच जो चीज़ें हैं इनको पैदा किया है। इस आयत में अल्लाह ताला ने पूरे यूनिवर्स को कवर कर लिया है और कहा हमने इसे पैदा किया है। इस आयत में हमारे यूनिवर्स की बात की है और इसी जैसी एक आयत और है। इस आयत में भी यूनिवर्स की पैदाइश की बात की है कि ये आसमान और ज़मीन हमने खेल तमाशे के तौर पर नहीं पैदा की है। कुरान में बस ये 2 ही आयतें हैं। इनमें हमारे यूनिवर्स की पैदाइश की बात की है समझाने के लिए कि ये जो आसमान और ज़मीन तुम देख रहे हो हमने इसे बेमकसद पैदा नहीं किया है। हमारे यूनिवर्स की बात सिर्फ समझाने के लिए की है क्योंकि हम इसे देख रहे हैं। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला जब कुछ नहीं से सब कुछ वजूद में लाए तो इस कॉस्मिक मटेरियल से एक यूनिवर्स को नहीं बनाया बल्कि एक से ज़्यादा यूनिवर्स बनाए हैं। और उसकी निशानियों में से है आसमानों और ज़मीन की पैदाइश। वही है जो पहली बार पैदा करता है। भला वो कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? वो अल्लाह वही है जो पैदा करने वाला है, वजूद में लाने वाला है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। क्या ये किसी बनाने वाले के बगैर खुद पैदा हो गए हैं या ये खुद अपने आप को पैदा करने वाले हैं, या ज़मीन और आसमानों को इन्होंने पैदा किया है? असल बात यह है कि ये यकीन नहीं रखते। कुरान की निशानियों को बताने का मकसद यह है कि जो तुम्हें इस किताब में अपने निशानात वक्त से पहले बता रहा है वो कोई इंसान नहीं है। ये वो अजीमुस्सान हस्ती है जो सारे आसमान और ज़मीन का रब है।